कहाँ तक पहुंची थी गाड़ी? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। एक मिनट बस, चलो भगाओ इसको ऐसे। चलो, हम लोग देख रहे थे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक। एक बार दो तीन पेजेस पीछे पलटो, एक बार फटाफट रिकॉल मारते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। बस डुअलिटी तक आ गए। हाँ जी, डुअलिटी से हम लोगों को रिकॉल करना है डुअलिटी क्या होती है। हाँ, डुअलिटी क्या होती है? नॉट डिफरेंट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज शोकेसिंग या इज एग्जिबिटिंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचर। इसमें टू लिखना जरूरी है भाई, ठीक। डुअलिटी का मतलब क्या है? डुअल नेचर, और अगर दो ही उसमें नहीं लिखोगे स्टेटमेंट में तो जस्टिफाइबल है नहीं वो, ठीक। अच्छा, अब जहाँ तक बात डुअलिटी है पार्टिकल्स की, याद करो बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस पूरे चैप्टर में अपने को डुअलिटी दो चीज़ों में देखनी है। एक देखना है किसमें? एक तो देखना है पार्टिकल्स में, याद है? ठीक, पार्टिकल्स भी कौन से वाले? जो सब एटॉमिक लेवल पे चले गए हैं, यानी कि और सब एटॉमिक लेवल पर कौन सा पार्टिकल है जो मोशन में चल रहा है? इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो पार्टिकल पे डुअलिटी की जहाँ तक बात है तो उनमें कौन कौन से नेचर आते हैं? एक तो आता है वेव नेचर और एक आता है पार्टिकल नेचर, यही है ना भाई? ठीक। और इन दोनों नेचर्स को, यानी कि डुअलिटी को फेवर करने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या है? एक तो है डी ब्रोगली। इस डी ब्रोगली को हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में भी, ठीक। इसके न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर अगली चीज़ है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसके बाद हम लोग देखने जाएंगे इसमें आज श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। डन। चलिए, इसके बाद फिर इसी डुअलिटी में आगे आएगा क्या? इसी डुअलिटी में हम लोग देखेंगे आगे यही डुअलिटी रेडिएशंस के लिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे रेडिएशंस में जब ये डुअलिटी आती है तो वो दो कंडीशन या दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कवर करती हैं। कौन कौन सी? एक तो उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रहेगा और एक उसका मैग्नेटिक कंपोनेंट रहेगा। अब क्योंकि किसी भी रेडिएशन में हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट को स्टडी कर रहे हैं, तो जिस रेडिएशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों चीज़ें रहें, ऐसे वाले को हम लोग क्या नाम देंगे आगे चल के? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक। डन। चलो, अब हम लोग ये तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया था। यहाँ तक क्या कहते हैं ना, डी ब्रोगली ने क्या बोला कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए लेमडा और मोमेंटम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसी का ही एक फॉर्म हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? इसी का एक फॉर्म देखा था कि लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू वी। तो होता ये मतलब एप्लीकेबल तो सब पे है, लेकिन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए मास की वैल्यू बहुत कम रहती है, और मास की वैल्यू कम रहेगी तो ऑटोमेटिकली लेमडा की वैल्यू ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर फुली लोडेड ट्रक्स की बात करोगे तो ट्रक्स वगैरह की कंडीशन में मास बहुत ज़्यादा है, यानी कि डिनोमीटर वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली लेमडा इतना कम आएगा कि जिसको आप क्या मान लो? नेग्लिजिबल, मतलब नेगोशिएट करके उसको ज़ीरो ही मान लोगे तो चल जाएगा। डन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोला कि एक ही टाइम पे किसी भी मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट करना इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। स्टेटमेंट नहीं हुआ इसका? अच्छा ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। चलिए लिखिएगा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, 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 according
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डबल इन्वर्टेड स्टार्ट करो और लिखो फॉर अ मूविंग object at subatomic level, for a moving object at subatomic level, comma, it is impossible to determine position and momentum simultaneously with accuracy. Simultaneously with accuracy. What do we mean by simultaneously? Simultaneously का मतलब एक साथ, ठीक। जब दो इवेंट एक साथ होते हैं तो उसको हम लोग साइमल्टेनियसली बोलते हैं। डन, चलिए हो गया, ठीक। उसका मैथमेटिकल फॉर्म हम लोगों ने देखा ही है कि डेल एक्स इंटू एम डेल वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डन, पक्का। चलो अब अगली हेडिंग डालो आप, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, SWE। ये है श्रोडिंगर की स्पेलिंग। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन बेटे, चलो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अच्छा, अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आप लोगों की बुक में इसका इक्वेशन फॉर्म जो है वो एज फार एज आई रिमेंबर नहीं दिया है, ठीक। लेकिन इसमें एक चीज़ दी है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वाला, कि एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, ये दिया हुआ है। यही दिया है ना? याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा?
अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग ना, इस पे नहीं आते सीधा, हम लोग पहले देखते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या चीज़ है। डन। देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम टाइप का जाओगे तो एक बार के लिए ये भी आ जाता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, या व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर एस डब्ल्यू ई, यस एस डब्ल्यू ई बिलोंग्स टू विच ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो इसके लिए एक चीज़ अपने को करनी है, हम लोग इसका पूरा डेरिवेशन नहीं देखेंगे, आखिरी के बस 2-3 स्टेप। डन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एज फार एज आई रिमेंबर जो थर्ड लास्ट स्टेप है, यानी थर्ड लास्ट मतलब वहाँ से अब हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, थर्ड लास्ट स्टेप है इसका। अच्छा, फिजिक्स में आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ा होगा पक्का। अच्छा ये बताओ फिर, डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, चलो मतलब कुछ तो मालूम है। अब ये है क्या चीज, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का थर्ड लास्ट स्टेप, डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी इंटू साई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये है थर्ड लास्ट स्टेप। अब यहाँ पे बस ये आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की है नहीं चीज़, ये वाला बस याद रखना है आपको, 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर। डन। अच्छा अब इसमें क्या है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब इस पूरे इक्वेशन में आप लोगों को देख करके क्या समझ में आ रहा है कि कौन कौन से टर्म्स, कितने टर्म है इसमें, 4 टर्म्स है, और इन 4 टर्म्स में से कौन से टर्म डिफरेंशियल फॉर्म में है। स्टार्टिंग के 3 डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब ऐसा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई या डी बाई जेड के फॉर्म में, बस वही वाला है ना पक्का। तो अब अगर कॉमन निकालने की बात आएगी तो कॉमन आप सिर्फ इन तीनों में निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये तीनों डिफरेंशियल फॉर्म में, जबकि वो नॉन डिफरेंशियल फॉर्म में दिख रहा है। तो अब ये देखो कि डिफरेंशियल फॉर्म में ये d की पावर जो भी रहेगी वो होता है उसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें कितना दिख रहा है, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन से ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2। डन। चलो अगर आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक चीज़ देखो, अगर मैं आप लोगों को दे दूं बेटा कि चलो बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 कितना होगा, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, कैसे करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। ठीक, डी बाई डी एक्स 5 स्क्वायर डी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 15। यहाँ d की पावर में क्या दिख रहा है आपको, 1 है ना, क्योंकि अगर बेटा आप 0 बोलोगे तो ये तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। किसी का भी एक्सपोनेंट 0 रखते हैं तो वो 1 हो जाता है, यही है कहानी। ठीक, अब एक चीज़ तो अपने को मालूम चल गई, क्या मालूम चल गई अपने को कहानी, कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि ये क्या है 1। तो ये वाले जो इक्वेशन बनेंगे, अब ये कौन से वाले बनेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डन। अगर मान लो आप लोगों को ऐसा मिलता कि d3 अपॉन x3, तब उसको क्या बोलते हैं आप, वो थर्ड ऑर्डर है, और अलग से कुछ नहीं करना रहता बेटा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए। अगर आप लोगों ने डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा है मैथ्स, अच्छा नहीं मेरे ख्याल वो चैप्टर शायद 12th में है, कैलकुलस। वो हाँ, अगर 11th में ओमिट होगा तो शायद इसलिए क्योंकि वो 12th में है, अदरवाइज इधर देखो बेटा, नहीं 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 उसमें नहीं है, उसमें नहीं। हाँ तो वो फिर 12th में चला गया होगा जहाँ तक।
चलो अब देखो, जैसे कि मान लो मैं आप लोगों को देता हूँ, चलो 5x4 प्लस 3x2 प्लस 91, इसका थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर्म दीजिए या थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन दीजिए। तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैसे दोगे आप? पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वो डी बाई डी एक्स आएगा, फिर उसका एक और बार डी बाई डी एक्स मारोगे तो वो सेकेंड ऑर्डर आएगा, फिर जो आंसर आएगा उसको एक और बार आप एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल वैल्यू होगी। तो ये इस आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आओ, ये यानी कि फर्स्ट थ्री टर्म्स जो हैं क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म में, और ये डी की पावर कितनी दिख रही है आपको? 2। यानी कि यहाँ से तो मालूम चल गया भैया कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये कौन से ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है? 2। इसको एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए आप। डन। चलिए अब अगर कॉमन निकालेंगे तो बेटा इसी में निकालेंगे, उसमें तो छेड़छाड़ कर नहीं सकते। क्यों नहीं छेड़छाड़ कर सकते? क्योंकि ये तीनों डिफरेंशियल है, वो नॉन डिफरेंशियल फॉर्म है, नॉन डिफरेंशियल टर्म। तो इसमें क्या कहानी हो गई? d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस d2 अपॉन डी जेड स्क्वायर। डन। क्या कॉमन निकाला हुआ है मैंने? साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इतने में दिक्कत कुछ? अब देखने में बड़ा टफ लग रहा है, ये कौन क्या बोलना चाहिए इसको, कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो एक काम कर देते हैं हम लोग, इतने के बजाय, मतलब ये जो टर्म है जो ब्रैकेट में दिख रहा है उसके बजाय हम लोग ये ले आते हैं। अब ये क्या है? इस पूरे के बजाय ये ले क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसको। ठीक, डेल्टा जैसा ही दिख रहा है। ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और इसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल के लिए आ रहा है। अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल होता तो हम लोग सिर्फ साई लिखते। डन। प्लस 8 पाई स्क्वायर m ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। डन। चलो अब इसकी यूटिलिटी क्या है भाई, ये समझो। डी ब्रोगली में आते हैं थोड़ा सा। चलो इसको यहीं पे ही कंपेयर कर लेते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। चलो डी ब्रोगली, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं करते, इक्वेशन वाला फॉर्म लिखते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। क्या इसमें एनर्जी की कोई बात पता चल रही है? लेकिन ये वेव नेचर और कहाँ चला गया, पार्टिकल नेचर को रिलेट तो कर दे रहा है। अब आओ किसमें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसने क्या बोला कि डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यही बोला ना उसने। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं बेटा? एक्स जो है वो पोजीशन के लिए ही है कहानी, है कि नहीं? मास और वेलोसिटी, पार्टिकल नेचर को ही चल रहा है, इधर भी पार्टिकल नेचर चल रहा है। लेकिन एच किस कंडीशन में आप यूज करते थे? वेव इक्वेशन के लिए, सॉरी वेव इक्वेशन बोलता हूँ, वेरी गुड, रेडिएशन लॉ में। ठीक, यानी इसमें कुछ ना कुछ जो है वो पार्टिकल नेचर से है और कुछ ना कुछ डन वेव नेचर। इसमें देखो ये साई जो है, ये याद करो तो साई से क्या डिनोट करते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड। एंड व्हाट डू वी मीन बाय एम्पलीट्यूड? ना, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम गेन ऑब्टेन्ड या गेन्ड बाय एनी वेव, उसको आप बोलते हो क्या? वेव फंक्शन, यानी कि ये साई। डन। यानी ये कहाँ से आया है?
वेव नेचर से। इसमें और कुछ वेव नेचर से आया दिख रहा है आपको? ये भी और ये भी, पक्का? एम कौन सा नेचर? ई पक्का? बेटा ई जो है वो पार्टिकल का भी हो सकता था, और वेव के लिए भी तो एनर्जी निकालना पॉसिबल है ना। ई इज इक्वल्स टू एच न्यू वी इज ना, ये स्मॉल वी होता तो वेलोसिटी है, ये कैपिटल वी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। डन। चलो इसको आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बेटा। हाँ, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये उतना यूजुअली नहीं आता किसी भी स्कूल में। तो ई क्या है? टोटल एनर्जी। ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे ये बताओ, क्या इस इक्वेशन में एनर्जी इन्वॉल्व है? इसमें एनर्जी इन्वॉल्व है, तो इसलिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बाकी ये जो दोनों हैं, कौन कौन सा, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग, इनसे थोड़ा सा ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो भी रिलेट कर रहा है पार्टिकल और वेव नेचर को, लेकिन अब वो किसके साथ बता रहा है रिलेशन? एनर्जी के साथ। डन। चलिए, इतनी तो हो गई कहानी किसकी? श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। डन। अच्छा, पहले इतना कर लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं। डन। चलो अब एक काम करते हैं, इसमें चलो पहले इसमें टर्म्स को लिखने की, कौन सा टर्म क्या चीज़ को शो करता है। ठीक, तो इसमें ये देखिएगा, इसके नीचे वेयर, ये जो है ये उल्टा सा ट्रायंगल, और ये क्या है? इट इज कॉल्ड द लैप्लेशियन ऑपरेटर। ये आप लोग आगे चल करके पढ़ेंगे, लाप्लास लॉ, CIAN, लैप्लेशियन। डन। साई क्या है? अच्छा, क्या चीज का वेव? कौन सा वेव? कौन सा वेव? ना, तो ठीक है, सही जा रहे हो। कौन सा पार्टिकल? सब एटॉमिक पार्टिकल। वेरी नाइस, एकदम सही आंसर है। कंडीशन क्या थी बेटा? कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल अगर
वेव मतलब उसमें है, मोशन में है, तो वो किस फॉर्म में जाएगा, वो हमेशा वेव बनाता हुआ चलता है, यही है ना कहानी। तो अगर सब एटॉमिक पार्टिकल उसमें है, मोशन में है, तो वो कैसा वेव बनाते हुआ चल रहा है। तो उस कंडीशन में जो वेव बनेगी ये उसका एम्पलीट्यूड है। डन, ये कर लिया, हो गया बेटे यार। चलिए अब प्लस क्या है, प्लस 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 तो प्लस है, 8, 8 तो 8 है, पाई एच एच इज कॉल्ड द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, वैल्यू कितनी होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, सिर्फ वैल्यू बताओ, यूनिट पे नहीं जा रहे अभी। 6.626 इंटू 10⁻³ -34। हम लोग उसको अपनी सहूलियत के लिए राउंड ऑफ वैल्यू लेकर क्या चल रहे हैं, 6.6 इंटू 10⁻³ -34। अभी तक का कैलकुलेशन उसी में किया है। चलिए एम क्या बेटे, किस चीज का, उस पार्टिकल का जो मोशन में है। और अभी हम लोगों ने ये पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई किस पे किया हुआ है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो मोशन में है। अब कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो मोशन में रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा सही होगा कि आप क्या लिखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बहुत सारी बुक्स जो थोड़ी सी क्वालिटी की रेफरेंस बुक है, उसमें अगर आप देखोगे ना, तो उसमें इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ऐसा ME लिखा हुआ भी मिलता है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन, चलिए E क्या है बेटे, कैपिटल E, इट इज द टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं जी, टोटल एनर्जी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही तो करते आ रहे हो आप 9th से। ठीक, V क्या है बेटे, ये कैपिटल V है बेटा, इट इज पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल का हो सकता है कि वेव का हो सकता है, पक्का ना। हाँ, याद करो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या था, M×G। ठीक, और वो भी कब, जब वो उसमें हो, ग्राउंड पे हो। ग्राउंड से जैसे जैसे आप एक हाइट या एलिवेशन ऑब्टेन करोगे तो फिर उसका फॉर्मूला हो जाता है M×G×H। ठीक, और जितना ज़्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी रहता है, अगर उसको मतलब जितना ज़्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही ज़्यादा उसको फोर्स चाहिए होता है काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक, जैसे कि एक बहुत बड़ा हो, जैसे मान लो आप लोग डोंगरगढ़ गए, डोंगरगढ़ में जो पत्थर रखा है बड़ा सा, ठीक, तो वो जो बड़ा सा पत्थर है जिसके लिए M×G×H बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत भारी भी लगेगा। क्यों, हाँ, क्योंकि वो टुवर्ड्स द अर्थ उतना M×G×H का फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स इतना ज़्यादा है कि आप उसको खिसका ही नहीं पा रहे हो, और आपका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि वो बहुत भारी है। डन, अब बिल्कुल ऐसे ही मान लो मैं, मेरे कंडीशन में मैं जितना M×G×H लगा रहा हूँगा, हो सकता है आप दोनों के बस की बात ना हो मुझे हिलाना, तब आपका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि सर बहुत भारी है। ठीक, और उसी इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करूं, अगर मान लो मैं ऐसे लेट या रोल किया तो एग्जैक्टली अब वो चीज़ किस में ट्रांसफॉर्म होने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी में। और उस टाइप में सपोर्ट कौन करेगा, रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। फिजिक्स मस्त चीज़ है भाई, पढ़ा करो। ये हो गया, ये हो गया। अब ये जो पूरा टॉपिक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक सब हेडिंग डालिएगा बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। चलो, अब ये साई एंड साई स्क्वायर में हम लोगों को बस ये देखना कि ये साई क्या कहता है और ये साई स्क्वायर क्या कहता है। ठीक,
तो इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा कि साई क्या कहता है बेटा, एम्पलीट्यूड, यानी कि साई रिप्रेजेंट्स या साई स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो साई स्क्वायर क्या है, नहीं, साई स्क्वायर डिनोट्स द वेव फंक्शन। अब यहां कुछ चीजें ना अपने को लिखनी है और याद रखनी है। ये लिखा, ठीक, वेव फंक्शन दैट इज द रीजन वेयर द रीजन REGION, तुमने जो स्पेलिंग लिखी वो उसकी थी, हाँ, रोमन रेंज। होता क्या है मीनिंग रेन का, अरे सर आपको मालूम है, रोमन रेंज को जानते हो पक्का, अच्छा ठीक है। उसकी टी शर्ट में कुछ लिखा हुआ है, जैसा एक डिज़ाइन सा है क्रैब जैसा, कुछ लिखा है उसमें बेटा, उसमें एम्पायर लिखा हुआ रहता है, ठीक। तो वो जो रेन्स वर्ड जो आप गलती से अभी लिख दिए थे ना, तो इस रेन का मतलब होता है कि मतलब उसके साम्राज्य का बोलबाला है टाइप का, ऐसा वाला आया समझ में। चलिए क्या लिखा, दैट इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। अच्छा रुक जाना, अभी स्टेटमेंट खत्म नहीं करेंगे। और किसी भी ऑर्बिट, मतलब कि आप लोगों को मालूम है कि एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में घूम रहा होता है, ऑर्बिट में। कौन बोल करके गया इस बात को, नील बोर, ठीक। किसने बोला कि उसकी बस एक पोजीशन फिक्स है, रदरफोर्ड, वेरी गुड। और किसने बोला कि वो तो बस बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, थॉमसन, ठीक। याद करने का तरीका या एग्जाम में तुरंत रिकॉल करने का तरीका, किसने किसको खोजा, ईट पर नाच, यानी कि ईट यानी इलेक्ट्रॉन, थॉमसन पर यानी कि प्रोटॉन, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, ठीक। चलिए क्या लिखा बेटा, हाँ मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ये न्यूक्लियस है बीच में मान लो, और इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यही है ना कहानी। अब अपने पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट यही है, किसके अकॉर्डिंग, नील बोर के अकॉर्डिंग। अब ये जब ऐसे करके घूम रहा होगा तो थोड़ा सा याद कर लो तो बेटा लगे हाथों में कि बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या क्या बोलता है, कि जब वो घूम रहा है तो उस पर क्या लग रहा होगा, एंगुलर मोमेंटम लग रहा होगा। फिर जिस सर्कुलर पाथ पे वो घूम रहा होगा उसको हम लोग ऑर्बिट बोलेंगे। आगे चल के देखेंगे कि इस ऑर्बिट को ही कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। अच्छा अब अगर वो घूम रहा है उस पर एंगुलर मोमेंटम लग रहा है तो उसका कितना वैल्यू, mvr इज इक्वल्स टू NH/2π। याद आ रहा है कुछ, याद नहीं आ रहा, अगर याद आ रहा होता तो अब भी मेरे बोले हुए में गलती पकड़ते। देखना घर जाकर के इस वीडियो को दोबारा, ठीक, और उसमें बताना कि इसी वाले पॉइंट पे मैंने कौन सी गलती पकड़ने बोली है आप लोगों को, ईमानदारी से। डन। चलिए, और उसके बाद फिर उसने ये भी बोला कि हर ऑर्बिट के लिए एक एनर्जी है, जिसको हम लोग कौन से फॉर्मूले से देते हैं, दो फॉर्मूले हैं अपने पास। एक तो है En इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ RH 1/n², ठीक, जिसमें n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। और ये RH की वैल्यू हम लोग कितना रखते हैं, 2 पॉइंट कुछ कुछ कुछ, भूल गए, वेरी गुड। और इसके अलावा एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर हम लोग वोल्ट का मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक। और इसी में अगर ये तो है हाइड्रोजन के लिए, लेकिन अगर मान लो आप लोगों को चाहिए किसी दूसरे एटम के लिए, तो आप यहाँ पे क्या कर देते हो, जेड भी हम लोग को लेके आना पड़ता है। अभी फिलहाल के लिए अपना टॉपिक ये नहीं है, अपने लिए टॉपिक क्या है, अपने लिए टॉपिक क्या है भाई, हाँ मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग लगे हाथ तो नील बोर के एटॉमिक कॉन्सेप्ट को कंपेयर कर रहे थे। डन। अच्छा, तो नील बोर अंकल क्या बोल करके गए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन अब जैसे मान लो, अब बिल्कुल ये ऐसा है कि एक घर है, मतलब स्ट्रीट, स्ट्रीट में घर, घर के अंदर बहुत सारे रूम, आप ही लोगों का घर है, ठीक। आप कहाँ मिलोगे, क्या पूरी स्ट्रीट में ढूंढूं मैं, नहीं, यानी कि ऑर्बिट में आपकी पोजीशन मैं नहीं बता सकता स्पेसिफिकली। डन। आप उस ऑर्बिट में कब कहाँ रहोगे ये मेरे को नहीं मालूम। अब उस ऑर्बिट के उस ऑर्बिटल में अगर पहुंच जाऊं मैं, जिसको आप सबशेल बोलते थे, याद है क्लास 9 में पढ़ा हुआ है चैप्टर 4 में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 था उसमें बेटा ये, ठीक। अच्छा चलो, अब मैं आप लोगों को ढूंढते ढूंढते पहुंच गया आपके घर। अब आपके मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, ठीक। अब आप उस घर में भी कहाँ कहाँ घूम रहे होगे, या तो अपने रूम में, और आपको मेरे से मिलने का मन नहीं है, तो जैसे ही मैं आपके रूम में पहुंचूंगा आप तुरंत उठ के दूसरे रूम में जाओगे, लेकिन मैं आपको घूमने ढूंढने के लिए फिर उस रूम में जाऊंगा। यही है ना भाई कहानी, ठीक। इस कहानी को ध्यान में रखना, क्योंकि आगे चल के जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का फ्लिप होना पढ़ेंगे इसी चैप्टर में विद इन 2 और 3 लेक्चर्स, तब ये कहानी दोबारा रिपीट आएगी। चलिए, तो अब इस हिसाब से क्या मालूम चला बेटा कि वेव फंक्शन असल में किस चीज़ को बता रहा होगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम किस में है, उन रूम्स में ना। और इलेक्ट्रॉन के लिए वो जो रूम है, यानी कि ऑर्बिट का वो वाला हिस्सा जहाँ पे वो जाके रह रहा होगा, उसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्बिटल। इसी को ही आप प्रेम भाव से कहते हैं सब शेल। डन। तो जहां स्टेटमेंट खत्म हुआ है वहां पे दैट इज ऑर्बिटल और सब शेल। इस बात को ध्यान रखना बेटा, और एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कभी भी ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में नहीं देते, वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में देते हैं, ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में। डन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है हम लोगों ने, अभी तक नहीं देखा है ना, उसमें भी सीखोगे ये चीज़, बढ़िया। चलिए, हो गया ये। अच्छा, अब ये जो साई स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, ये एक बार रिकॉल कर लो। साई स्क्वायर क्या बता रहा है, ऑर्बिटल या सबशेल जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन रहने वाला है, ठीक। अच्छा, ये साई स्क्वायर जो है ये आगे चल के हम लोग देखेंगे जब चैप्टर नंबर 4 में होंगे, कि ये साई स्क्वायर अपने को बताएगा कि वो इलेक्ट्रॉन बीएमओ में जा रहा था, या सॉरी एबीएमओ में जा रहा था कि बीएमओ में जा रहा था, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक। वहाँ उस चैप्टर में ये साई स्क्वायर फिर से आने वाला है। ओके भाई, इतना। चलिए, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जहाँ तक बात है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें साई और साई स्क्वायर क्या डिनोट करते हैं। आपकी बुक में ये चीज़ है, लेकिन हम लोगों ने जैसा क्रिस्प लिखा है ना अभी, आपकी बुक में ये चीज़ मेरे ख्याल ग्रीन या पिंक कलर के बॉक्स में कहानी में दी हुई है। डन। चलो, अब हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं इसको, थॉमसन फेल हुआ, जिस कारण से फेल हुआ उसको लेकर के आगे बढ़ गया कौन, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड फेल हुआ, जिन चीज़ों को लेके फेल हुआ उसको लेके आगे बढ़ गया कौन, नील बोर। अब नील बोर की कहानी कहाँ खत्म होती है, ऑर्बिटल्स पे, ये भी कहानी, ठीक। अगली चीज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। और डिफरेंस बिटवीन को बेटा हम लोग, जैसा आप लोगों को आदत है 2 कॉलम वाला, हम लोग वैसा नहीं पढ़ते, अपन कैसा पढ़ते हैं, 4 कॉलम वाला। हैबिट में रखिएगा ये 4 कॉलम वाला डिफरेंस बिटवीन लिखने के लिए। पहली चीज सीरियल नंबर, दूसरी चीज डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर। तुम लोग भूल गए हो क्या, डिफरेंशिएटिंग
पैरामीटर। ठीक, अगली चीज़ क्या है, जल्दी बताओ। यस, जिन दो चीज़ों के बीच में हम लोग डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं, वही ऑर्बिट और ऑर्बिटल। जल्दी बनाओ। अच्छा, इसमें अब हम लोग देखेंगे टोटल 6 to 7 डिफरेंसेस। ठीक, तो एक अंदाजे से ना बेटा, आप 10 to 15 लाइन्स कवर कर लो, उतना तो लग ही जाएगा। चलो, पहला डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी है डेफिनेशन। क्या है ऑर्बिट की डेफिनेशन? द सर्कुलर पाथ ऑन विच